हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। लास्ट टाइम अपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज थोड़ा सा चेंज करेंगे उसको, ठीक है। और +1 के बच्चों के लिए ना थोड़ा सा ऐसा है कि जो भी आपको PDF प्रोवाइड कराई जा रही है मेरी तरफ से, तो उनमें थोड़ा सा ये लेके चलना कि भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। बात समझ में आ गई। वो जस्ट एक हेल्पिंग मटेरियल है जिसमें से आपको सिर्फ देखना है कि क्या ये चीज़ें जो हम लोग अभी बोर्ड पे यहाँ पे टैली कर रहे हैं और वो चीज़ें वहाँ पे है। ताकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग लेक्चर देख रहे हैं और बोर्ड पे उस चीज़ को या साथ के साथ उसको नहीं उतार पाते या नहीं हो पाता, बार बार पॉज करना है, बटन आपके पास पॉज कर रहे हो और उसको चला रहे हो वीडियो को, तो उसलिए आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो ऐसा ना समझे कि भाई उसको कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। और टाइम टू टाइम अभी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का लगभग सारा आपके पास जो सेकेंड यूनिट है उसको मैंने आपको दे दिया। बट ऐसा नहीं है कि वो आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है। अभी उसमें हम लोग और भी अपडेटेड जो लेक्चर्स है या जो टॉपिक्स हैं उनको बीच बीच में डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 2 दिन में ही सारी यूनिट तैयार कर देना। जैसा लेक्चर आपका चलता जाए साथ ही साथ यूनिट तैयार करते रहना, टाइम भी कम लगेगा और आपको थोड़ा ईजी भी लगेगा। और आप एक दिन में ही कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। और कोशिश करना कि MCQ करने की थोड़ी भरकस कोशिश करना कि MCQ अगर आप अच्छे से करोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर मुश्किल है। जस्ट अभी 2 दिन से तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा था कि इंट्रोडक्शन में आपने ये पढ़ लिया था कि भाई एक्चुअल में एटॉमिक स्ट्रक्चर में है क्या। तो मैंने आपके पास अकॉर्डिंग टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, या आपके पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन से लेकर पाइमिजॉन तक मैंने आपको सब बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंड थिंग लिया था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, या फिर हमने जिक्र किया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से मास नंबर बनता है। तो इसके ना एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे आपके पास। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से टैली कीजिए, अगर आपके पास नहीं है, किसी को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो आगे आगे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराने लग जाऊंगा आपको, ठीक है। बट अब +1 में जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी थी, जो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अब वो वाला चार्म यहाँ पे थोड़ा सा नहीं रहेगा क्योंकि अब यूनिट कनेक्ट होने लग गया अब आपस में, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा ना फोकस्ड रहना है कि आप देखिए आपके पास क्या है कि अब ये जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड है रेगुलर बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं भी ये होप कि जुलाई में भी खुल सकते हैं स्कूल, ठीक है। क्योंकि जनरली दिल्ली में तो ये अनाउंस हो चुका है कि स्कूल आपके पास अभी काफ़ी टाइम लगेगा खुलने में। तो अब उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए ही एक्चुअल में आपके पास रेगुलर वीडियो लेक्चर आपके पास दिए जा रहे हैं। क्योंकि पहले ये भी आपके पास मैसेज आया था कि भाई जूम ऐप से हम इसको स्टडी कराएंगे, तो उससे भी अभी कोशिश की थी कि +2 के अंदर इनको कराएं। तो वो जो गैदरिंग चाहिए थी कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर कहते हैं ना आपके पास प्लेस पे मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे आ नहीं रहा। क्योंकि कभी आपके पास जूम ऐप पे कोई 10 बच्चे आ रहे हैं, 20 बच्चे आ रहे हैं, जबकि क्लास के अंदर 40, 45 बच्चे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आपके पास क्या है कि वीडियोस को भी लगातार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं मान लो मैं जूम ऐप पे क्लास लूँ और फिर रह जाए किसी बच्चे का, इसलिए वीडियो लगातार आपको दी जा रही है। हाँ, अगर किसी बच्चे की कैसी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे पास, आप ग्रुप में हो, ग्रुप में सबके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कंसल्ट कीजिए, आप उस पर मैसेज कीजिए, प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, उसको भेजिए ताकि मैं उनका आपके पास सही से एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूं कि भाई आपके पास एक सेटिस्फेक्शन हो सके कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे आती है। नहीं होता तो फिर उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो या वीडियो कॉल भी कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि जूम ऐप पे भाई 10 बच्चे आएंगे या 20 बच्चे आएंगे तभी हम करेंगे। आप जनरल अगर वैसे समझना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हो और उससे भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन कमियां किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की। तो कल हमने जिक्र किया था वेव थ्योरी, और वेव थ्योरी आपको पता था क्या थी कि इन रेडिएशंस के बारे में बात हो रही थी जिनको आपने वेव्स कहा था, और इनके पर्टिकुलर थ्योरीज के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन किया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो,
तो इन थ्योरी में किन किन चीज़ों का बिहेवियर हम लोग देख रहे थे। तो आपने कहा था कि भाई आपने यहाँ वेवलेंथ के बारे में जिक्र किया, राइट, आपने यहाँ फ्रिक्वेंसी के बारे में जिक्र किया, आपने वेलोसिटी के बारे में जिक्र किया, आपने टाइम पीरियड के बारे में जिक्र किया, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पीरियड्स के बारे में जिक्र किया। अगर आपकी बात करते हैं यहाँ पे तो आपने वेव नंबर्स के बारे में जिक्र किया कि भाई 1 न्यू बार हम लोग वेव नंबर्स को लेके चल रहे थे। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने यहाँ डिस्कस की, ठीक है। फिर हमने कुछ रिलेशंस पढ़े कि भाई आपके पास लैम्डा का जो रिलेशन था ए सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये हमारे पास जो रिलेशन थे तो इनको भी हमने यहाँ डिस्कस किया। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है पर लिमिटेशन है। लिमिटेशन देखिए क्या क्या, जो वेव थ्योरी थी वो क्या नहीं बता पाई। भाई वेव थ्योरी ने वेव नंबर के बारे में बता दिया, वेवलेंथ के बारे में बता दिया, स्पेक्ट्रम के बारे में, सॉरी आपके पास जो हम लोग इनके पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, टाइम पीरियड के बारे में, उनके डिस्टेंस के बारे में, सब कुछ आपको बस बता दिया था। क्या नहीं बता पाया, तो वो बता नहीं पाया द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक टॉपिक हमारे ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ये होगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब ये 3 टॉपिक है और 3 दिन इसमें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, द फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए एक्चुअल में ब्लैक बॉडी होती क्या है, एक्चुअल में ब्लैक बॉडी कहते किसको है। तो आपको याद होगा जनरली हमें कहा जाता है कि भाई गर्मियों में ये ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, राइट, कहा जाता है ना कि गर्मियों में आपके पास ये ब्लैक कपड़े अवॉइड करने चाहिए। अवॉइड क्यों करने चाहिए, तो आपको पता है कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट हीट रेडिएटर और एब्जॉर्बर का काम करती है। यानी ब्लैक बॉडी यानी कोई भी ब्लैक आपके पास मटेरियल होगा, ये किसी भी फ्रिक्वेंसी पे रेडिएशन को एमिट कर सकती है और एब्जॉर्ब कर सकती है, किसी भी फ्रिक्वेंसी पे, किसी भी वेवलेंथ पे, बस समझ में, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जनरली उसको इन्होंने नाम दिया किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो आपसे कोई पूछ ले सर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब यहाँ क्या है, या ब्लैक बॉडी यहाँ पर किसको मेंशन कर रहा है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में ये ब्लैक बॉडी। तो आप बता सकते हो कि सर आपके पास नेचर ऑफ एमिशन रेडिएशन फ्रॉम किससे, हॉट बॉडी, कोई हॉट बॉडी की बात कर रहा है और वो लगातार आपको रेडिएशन एमिट कर रहा है, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात होगी। अगर कोई मेटल है, जैसे हमने कोई ये मेटल ले लिया, इस मेटल पे यहाँ से कोई आपके पास रेडिएशन आ रहा है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए जिसकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी 12mv², ठीक है। तो इसको हम लोग नाम देंगे किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो ये पूरा अपने आप में कॉम्बो हो जाता है कि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों में सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है, जरा से भी चेंज नहीं है। फिजिक्स में थोड़ा सा और वाइड कर देंगे, केमिस्ट्री में थोड़ा सा लिमिटेड लेके चलते हैं क्योंकि मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें इतना कोई कंसेप्ट आता नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग जिक्र करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम की। तो इसके अंदर भी हम लोग लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड, आपने थ्योरी पढ़ी होगी 9th-10th में, थोड़ा सा आता है कि बाल्मर थ्योरी क्या आती है, स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर क्या है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब वही रेनबो वाला है, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ चलेंगे कि भाई आपके पास एक प्रिज्म है, यहाँ से लाइट पास हो रही है और ये 7 रेज या 7 आपके पास कलर शो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे पास यहाँ डिस्कस करना है। तो देखो ये तीनों बात कौन नहीं बता पाया था, ये तीनों बात कौन नहीं बता पाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो आपने देखा भी होगा, हमने कल पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ ली थी और वहाँ कहीं भी इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात आती है, ये लिमिटेशन होंगी, ये कमियाँ होंगी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं बता पाई। अब हम इन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में ये थ्योरी कहती क्या और कौन किन्होंने फिर इनको एक्सप्लेन किया और किन किन कहते हैं ना पोस्टुलेट की वजह से या किन किन बातों की वजह से इनको फिर आगे रखा गया। तो पहले देखते हैं आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फिर उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसको आप लोग प्लंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड देन आपके पास क्या डिस्कस करेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके पास क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो आपको पहले ही जिक्र कर दिया कि एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप क्या कहोगे, तो आप बताओगे सर आपके पास द नेचुरल एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी,
कि अगर आपके पास ब्लैक बॉडी के बारे में बताना है किसी को या डेफिनेशन लिखनी है तो आप यही लिखोगे कि सर ब्लैक बॉडी क्या है, एक परफेक्ट हीट रेडिएटर और एब्जॉर्बर का काम करती है इन ऑल फ्रीक्वेंसी। यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर बात करें और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो सारे रेडिएशंस को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसका हम लोग जनरली नाम देते हैं किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो इसमें जनरली आपके पास क्या पूछा जाता है कि भाई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और आपके पास वेवलेंथ, भाई किस वेवलेंथ से अगर हम लोग बात करें, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आपके पास छोटा सा ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ जनरली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे हम लोग इसको इंटेंसिटी से दिखा देते हैं, और आपके पास किससे दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर T2 ले लेंगे और इसको T1 कर देंगे, ठीक है, और T2 ग्रेटर देन T1, जबकि आपके पास λ1 इज ग्रेटर देन λ2, ये लिख के चलेंगे, ठीक है। जैसे आप इंटेंसिटी रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर रख सकते हैं आपके पास वेवलेंथ की बात कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जितना ज़्यादा आपके पास वेवलेंथ होगा या जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम वेवलेंथ होगा। जितना ज़्यादा आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना कम आपके पास क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है आपके पास ये ब्लैक बॉडी कंसेप्ट। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जब भी आप कोई सॉलिड हीट बॉडी लेके चलोगे, एंटायर द रेडिएशन एंड ओवर द वाइड रेंज एंड वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन रोड आपने लिया इन फर्नेस और टर्न इन रेड डल, जैसे आपके पास पता है कि हम लोग आयरन रॉड की बात करते हैं, अगर आप उसको हीट करते हो तो कोई भी हीट ग्लोइंग बॉडी आपके पास पहले कैसे दिखाई देती है, येलो कलर से जलती है और फिर लास्ट में आपके पास रेड एंड ब्लू कलर शो करती है। कोई भी हीट ग्लोइंग की अगर आप बॉडी का आप उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दिए जा रहे हो तो उसकी किस में चेंज आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। तो वेवलेंथ में चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा, उसके कलर्स में चेंज आएगा। भाई आप लोग किसी भी चीज़ को जलाते हो, हमने किसी भी चीज़ को लिया, उसको आपके पास जलाया, जलाते ही उसके कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किए होंगे। दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बात करते हो वेवलेंथ और इंटेंसिटी की या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो जनरली कहा जाता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी आपके पास, कम होगी, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। अगर वेवलेंथ कम होगी तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें आपके पास दिख रही है या नहीं दिख रही। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो एक तो इन्होंने ये बताया, अगर हम कोई आइडियल बॉडी ले लेते हैं और एमिट करते हैं ऑल एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी एंड रेडिएशन यूनिफॉर्मली, तो उसको जैसे जनरली इन्होंने ब्लैक बॉडी का नाम दिया। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ पे वेवलेंथ फाइंड आउट किया कि भाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग इसको भी प्लॉट कर सकते हैं और आप इजीली इससे भी समझ सकते हो क्या होगा। देखिए एक ग्राफ आप बना लीजिए, इसी के बीच में यहाँ लिख लीजिए वेवलेंथ, ठीक है, लेंथ यहाँ लिख लीजिए, आपके पास कितना लिखते हैं, यहाँ मान लीजिए 1000 रख लेते हैं, थोड़ा सा आगे 2000 कर देते हैं, ऐसे एंड सोल्व कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लिख लेते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको रो से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से मिलेंगे, 1, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ठीक से दिखाना हो, जैसे 3D में हो गया, जनरल दिखाते हैं तो आप इस तरह से भी शो कर सकते हो कि सर अगर इससे ऐसे शो कर देता हूँ, जैसे 1 यूँ ले लो, ठीक है, इसी पे वर्क कर देते हैं, 2 ये ले लो, 3 ये ले लो और 4 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर हाई है, 4, 3, 2 और 1। तो टेम्परेचर आपको पता है कि T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3 इज लेस देन T4। जबकि अगर आप यहाँ वेवलेंथ दिखाना चाहो तो वेवलेंथ आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्स हो जाएगा। दैट इज λ4, λ3, λ2 और λ1, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है डाटा हमारे पास, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ बार बार आपके पास कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम वेवलेंथ, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम वेवलेंथ, चाहे किसी भी फ्रिक्वेंसी में बात करें। दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लंक्स आया था, प्लंक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए उसने क्या कहा था, ये तो छोटा सा इतना ही है, ध्यान रखना। इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था प्लैंक।
इसने एक थ्योरी दी जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या नाम देते हैं आपके पास, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी। तो देखिए इसने क्या कहा, आपने सुना होगा रेडिएंट एनर्जी के बारे में, क्या सुना होगा, रेडिएंट एनर्जी के बारे में। तो रेडिएंट एनर्जी आपने सबने सुना हुआ है कि हमने रेडिएंट एनर्जी किसको कहा था कि जो जहाँ से लगातार रेडिएशन इमिट होती रहे उसको हमने क्या नाम दिया था, रेडिएंट एनर्जी का। अब प्लैंक्स ने क्या कहा था, तो प्लैंक्स ने 3 पॉइंट्स के बारे में यहाँ जिक्र किया। आप इन 3 पॉइंट्स के बारे में देखिए क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया, आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो प्लैंक्स ने क्या कहा आपके पास, द रेडिएंट एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअस इन द स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट आर कॉल्ड क्वांटम। कि हमने उसको किसका नाम दिया कि जो भी आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज हो रही थी किसी फ्रीक्वेंसी पे, उसको हमने किसी का नाम दिया, क्या नाम दिया था, क्वांटम का नाम दिया था। अगर इन केस ऑफ लाइट ले रहे हो आप इसी को, तो इसको नाम देंगे किसका, फोटोन का। बात समझ में आ गई। पहली बात, जिस रेडिएंट एनर्जी को लगातार रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे थे, कोई हीट ग्लोइंग बॉडी अगर लगातार रेडिएशन प्रोवाइड कर रही थी, आपने उसको नाम दिया था रेडिएंट एनर्जी का। तो प्लैंक्स ने भी यही बात कही कि भाई अगर आप बात करते हो, उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट यही थी कि भाई अगर रेडिएंट एनर्जी इज एमिट और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट आर कॉल्ड, उसको क्या नाम दिया, क्वांटम का। ठीक है, कि उस स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट को, मतलब जैसे फवारे नहीं चलते, जब फवारे चलते हैं तो आपने देखा होगा फवारे कैसे चलते हैं, उसके अंदर एक टनल लगा रहता है और वो टनल क्या होता है, ऐसे रोटेट करता रहता है। तो इस पैकेट के फॉर्म में आपके पास क्या जाती है, वहां पे पानी जाता है। यहाँ पर क्या जा रहा है, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एक पैकेट के फॉर्म में जा रही है, दैट इज फोटोन, क्वांटम की बात करेंगे। अगर उसको ले रहे हो इन केस ऑफ लाइट, लाइट की केस में आप दिखाओगे तो क्या नाम देंगे उसको, फोटोन का नाम देंगे। तो इन्होंने कहा जो एनर्जी है ना, वो सर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉरी फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। ये बात कहने वाला कौन था, ये प्लैंक्स था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये बात हमने आपको पीछे भी बताई जब हमने आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात कर रहे थे, तो वहां भी हमने जिक्र किया था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो आपके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का चेंजेस आता है, और वो हमने दिखाया भी था ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, h न्यू हो जाएगा। न्यू की वैल्यू आप पहले से जानते हो, c बाय लैम्डा। तो यहाँ पुट करोगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा। ये एनर्जी का एक रिलेशन आएगा जो आगे चल के हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कि आप सबको पता लग गया कि यहाँ से क्या हो गया, ये होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ये हो गया वेवलेंथ, वेवलेंथ, ये हो गया प्लैंक्स थ्योरी, ये ऐसा कहते हैं प्लैंक्स, आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू एक फिक्स होगी, कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग, अगर इसमें करता है तो। और अगर किलो जूल में करेगा तो इसको कर देंगे आपके पास 34 के अराउंड इसको लेके चलना है। कितना लेके चलेंगे इसको, आपके पास 34 जूल पर सेकेंड। जैसे यहीं पर रखना है इसको, अगर इसी को मैं जूल पर सेकंड की बात करूं तो 6.626 इंटू में 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड की बात करोगे, राइट। तो ये दो कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रख के चलना है कि हाँ ये बातें हमने कहीं पढ़ी हुई है। क्योंकि आप देखो न्यूमेरिकल वहां से क्या था, अब तक सिर्फ इस पे चल रहा था, अब बढ़ गया आगे, ठीक है। तो एनर्जी निकालने के लिए आप लोग इसको शॉर्टकट में भी ले सकते हो कि सर अगर इसको शॉर्टकट में दिखाना हो तो क्या होगा, तो आपको पता है E इक्वल टू hc बाय लैम्डा किया है तुमने, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि h और c आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्या यही बात हमने कही थी अभी भाई, हमने जब वेव थ्योरी की बात हो रही थी तो हमने वहां यही कहा था कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेवलेंथ उतना कम होगा। ये बात किसने प्रूव कर दी, ये बात प्रूव कर दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो यहां से हमारे को बस पता लगा भाई C की वैल्यू आपको पता है इनकी, तो इससे नया कांस्टेंट बना लीजिए। नया कांस्टेंट होगा, आप सीधा लैम्डा की वैल्यू पुट कीजिए, एनर्जी आपके पास आ जाएगी। बस समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो टैली करके चलना है कि आप टैली करके चलोगे तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो प्लैंक्स ने क्या कहा, प्लैंक्स ने सिर्फ ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस थी उसको एक्सप्लेन किया।
और एक्सप्लेन करने के लिए उसने रेडियंट एनर्जी का सहारा लिया, फिर मैथमेटिकल टूल्स लिए, मैथमेटिकल से उसने आइडेंटिफाई कर दिया E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। मुझे पता है एच सी और लैम्डा क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, दैट इज प्रूव इट। बस समझ में आ गई। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि सर अगर मान लीजिए आप क्या करते हो कि मेरे पास अगर मैं बात करूं कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एंड ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल, कि इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए तो आपको पता है कि E इज इक्वल टू क्या था, n आपके पास h न्यू, n आपके पास क्या था, n कोई भी इंटीजर था, इंटीजर याद रहेगा, n कोई भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आगे जाके हम लोग इसको प्रूव करेंगे, इसको भी इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल याद रखना है कि जब आपने इसको प्रूव किया, इसको बताया, तो E इज इक्वल टू एन एच न्यू भी रख सकते हो आप, बात समझ में आ गई। E इज इक्वल टू एन एच न्यू भी, n नंबर ऑफ इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। h आपको पता ही है, यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर इसको और मॉडिफाई करना हो तो E इज इक्वल टू एन एच, ये क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा। तो ये एक नया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बस समझ में आ गई। तो देखिए हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन बहुत है, आप जितना चाहे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली बात तो आपको ये पता लग गया कि सर ये थ्योरी यहाँ से कहती क्या थी। तो एक तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, और हमने E इज इक्वल टू क्या रखा था इसको, एच सी बाय लैम्डा, राइट। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि जो हमारे पास ये एनर्जी थी इनवर्सली थी किसके, वेवलेंथ के, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरा हमने कहा कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसलिए एन एच न्यू रखेंगे, ठीक है। इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, तो E इज इक्वल टू क्या था आपके पास, तो एन एच सी बाय लैम्डा। देखिए n यहाँ इंटीजर्स होगा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास यही है इंटीग्रल मल्टीपल h न्यू, तो आप क्या हो जाएगा 2h न्यू 3h न्यू एंड सो ऑन, इसकी बात कर रहे हैं। फिर एक आएगा यहाँ पर आपके पास 1 आइंस्टाइन एनर्जी, क्या कह रहा हूँ 1 आइंस्टाइन एनर्जी, कि आइंस्टाइन एनर्जी की अगर बात होगी तो 1 आइंस्टाइन एनर्जी क्या होगी, तो E इज इक्वल टू ये होगा आपके पास कितना, n नॉट आपके पास h न्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं 1 मोल ऑफ फोटोन। ये अगर मेरे को एनर्जी निकालनी हो किसकी, कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, फॉर किसके लिए, 1 मोल ऑफ फोटोन, क्या बात कर रहा हूँ मैं, 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए। तो E इज इक्वल टू आपके पास यहाँ जो ये होगा, ये वही वैल्यू है आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23। E इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, तो एवोगैड्रो नंबर हो गया, H हो गया, C हो गया और लैम्डा हो गया। तो ये देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट, फिर वही बात आ रही है। तो ये तीनों की वैल्यू आप जानते ही हो, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1 मोल ऑफ फोटोन की निकल जाएगी। तो एनर्जी अगर मेरे को निकालनी हो फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन तो निकाल सकते हो, बताइए कोई दिक्कत। अगर एनर्जी निकालनी हो किसके आपके पास, जनरल निकालनी हो तो निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। हमें तो सिर्फ इतना प्रूव करना था कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जो प्रूव करता है किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, बात समझ में आ गई। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये बात बताती है। तो इस छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे किसमें, किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको बच्चों यहाँ तक ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अभी एक छोटा सा पार्ट बना है, अभी हमारे 3 पार्ट करने हैं इसके। सिमिलर इसी का मॉडिफिकेशन थोड़ा सा और किसमें डालेंगे, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। सिमिलर इसी का मॉडिफिकेशन किसमें डालेंगे, फिर हम लोग स्पेक्ट्रम में डालेंगे। तो ये पूरा एक कॉम्बो हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलेंगे कि भाई पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी पढ़ा, उसका मॉडिफिकेशन देख लिया, फिर हम लोग कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक से फिर हम इसका यूज करेंगे, फिर इसका मॉडिफिकेशन देख लेंगे, फिर हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, फिर इसका यूज करेंगे प्लंक्स का, फिर देख लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सारा डाटा क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से इसका यूज करना है। तो बच्चों आपके पास क्या हो गया, 2 कंसेप्ट हमारे पास आ गए। अगर मैं फोटोन की केस की बात करता हूँ या आपके पास क्वांटम की बात करता हूँ तो ये पता लग गया। तो इन फार्मूलों को टैली करना है और टैली करके क्या करना है, इसके जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हो ना, एक बार उनको देखना है। तो फिर कल जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद एक्सप्लेनेशन किसके साथ लेंगे, आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ। तो प्लैंक्स के ही थ्रू अपन तीनों केस लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो बच्चों आप इसको देखो और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।